जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों का, सभी मेरे शेर शेरनियों का आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार आर्ट्स विद्याकुल परिवार में। आइए दोस्तों, सभी लोग आ जाएं तुरंत क्विक। और आज हम पढ़ने वाले हैं जो तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप के हमने थ्योरी पढ़ लिया, ऑब्जेक्टिव पढ़ लिया, आज हम सब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका जो चैप्टर है ना, एकदम कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए? तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग तुरंत जुड़ जाएं और इसको ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक अपने शेयर कर दें सेशन को। और अगर कोई नए मेरे प्यारे साथी जुड़े हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि अगर हमारे द्वारा, हमारे विद्याकुल परिवार के द्वारा कोई भी जानकारी आप तक पहुंचती है, आप वीडियो पहुंचता है, तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। समझ गए? तो आप बिल्कुल अवेयर हैं इससे, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज तृतीयक और चतुर्थ क्रियाकलाप में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। किस पर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। ठीक है जी, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, ये 2025 की रणवेदी है। ये बिल्कुल समझ सकते हैं कि शंखनाद यहां पर हो चुका है और आपकी तैयारी बिल्कुल जबरदस्त होनी चाहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्यापारिक केंद्रों के प्रकार बताइए। पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, व्यापारिक केंद्रों के प्रकार बताइए। पहला क्वेश्चन है ना? तो व्यापारिक केंद्रों के प्रकार बताइए। तो व्यापारिक केंद्र कितने प्रकार के होते हैं? बताओ भाई, व्यापारिक केंद्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, व्यापारिक केंद्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो गांव के क्षेत्र में होता है व्यापार, और एक होता है नगर के क्षेत्र में व्यापार, है ना? एक तो होता है गांव के क्षेत्र में और एक होता है नगर के क्षेत्र में व्यापार होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और गांव के क्षेत्र में जो व्यापार होता है, आप सभी लोग जानते हैं, जैसे साप्ताहिक मार्केट जो होती है वो गांव के एरिया में होती है, और शहर के क्षेत्र में तो ये बड़े स्तर पर मार्केटिंग होती है, पर डे होती है। समकाल रेखाओं से क्या आशय है? बताइए, समकाल रेखाओं से क्या आशय है? तो आप क्या बोलेंगे कि मानचित्र पर समान समय में पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समकाल रेखाएं कहते हैं। मतलब समान समय में पहुंचने वाले स्थानों। ठीक है, स्थान ए है, स्थान बी है ना? ए और बी, और यहां पर सी हो गया। अगर ए से सी में जाने में आपको 10 मिनट लगते हैं और बी से सी में आने में आपको 10 मिनट लगते हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? समान समय पर पहुंचने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। इसी को हम समकाल रेखा कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? समकाल रेखा। अगर इसको 10 मिनट लगे हैं और इसको भी 10 मिनट लगे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? समकाल रेखा कहलाएगा। समझ में आई बात? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करता हूं। देखो, परिवहन में नोड का क्या तात्पर्य होता है? नोड क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? 2 अथवा 2 से अधिक मार्ग, है ना? 2 या 2 से अधिक मार्ग जो होते हैं, अधिक मार्गों का संधि स्थल एक उद्गम बिंदु, एक गंतव्य बिंदु अथवा मार्ग के सहारे कोई बड़ा कस्बा नोड कहलाता है। अब जैसे एक रास्ता ये आ गया और एक रास्ता ये आ गया, और बीच में यहां पर कोई चौराहा तिराहा है, यहां पर कोई शहर है, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे नोड। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको बोला जाएगा नोड। आप लोग लिख लीजिएगा। और नोड के सहारे कस्बा स्थित हो सकता है, नोड के सहारे आपका चौराहा हो सकता है, नोड के सहारे कोई शहर स्थापित हो सकता है। ठीक है जी, तो ये 2 रास्ते आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आगे, प्रत्येक सड़क जो 2 नोडों को जोड़ती है उसे क्या कहा जाता है? उसको योजक कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है और सब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक बार सेशन को तेजी के साथ शेयर कर दो,
तेजी के साथ सेशन को शेयर कर दो। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं और ये एग्जाम में आएगा आएगा आएगा। 101% पूछे जाने योग्य क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, आगे देखो, डब्बा वाली सेवा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्बा वाली सेवा किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो बताइए, मुंबई महानगर में डब्बा वाला सेवा भोजन टिफिन जो होती है ना, जो टिफिन सेवा होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? जो टिफिन होती है, भोजन जिसमें आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे डिब्बा बोलते हैं। ठीक है जी, क्या बोलते हैं? डिब्बा बोलते हैं। ओके, जो महानगर में 1.75 लाख उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाई जाती है। आप लोग देखिए, हर एक शहर के अंदर, हर एक शहर में आपको पता होगा कि कुछ ना कुछ टिफिन सेवा तो आपको देखने को मिल ही जाती है। और ये टिफिन किस में होता है? ये एक डिब्बे के अंदर पैक होता है ना, एक डिब्बे के अंदर ये पैक होता है। और इसमें क्या होती है? कई खंड में टिफिन होते, मतलब इसमें कटोरी होती है। और ये कटोरी में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये सब कुछ भरा होता है। और इसको क्या बोलेंगे, है ना? इसको क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे डब्बा वाली सेवा। कौन वाली सेवा? डब्बा वाली। ओके, चलिएगा, टिफिन सेवा हो गई आपकी। तो थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा होता है? बहुत 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 ध्यान देने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा होता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एक कंपनी है, मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट बताया था तब बताया था इसको। एक कंपनी है और एक उपभोक्ता है। अब आप मुझे बताओ, क्या यह उपभोक्ता डायरेक्ट कंपनी से सामान मंगवा सकता है? तो आपका आंसर होगा नो सर। तो कैसे आएगा? तो यहां पर क्या किया जाए फिर? तो अब यहां पर फुटकर विक्रेता के पास जाते हैं। फुटकर विक्रेता, क्या फुटकर विक्रेता डायरेक्ट कंपनी से माल मंगा सकता है? नो सर, बड़ी समस्या है यार। आप बताइए, अब आ गया थोक विक्रेता। थोक विक्रेता है, आप बताओ, क्या थोक विक्रेता कंपनी से सीधे सामान को मंगवा सकता है? यस सर। ऐसा है क्या? अब पता चला कि कुछ लोग यहां पर होते हैं बिचौलिए। कौन होता है जी? बिचौलिया होता है। मतलब उसका लगना कुछ नहीं होता, फायदा बहुत होता है बिचौलिए का। ठीक है ना? अब देखो, इस थोक विक्रेता से इसने बात किया कि मैं तुम्हें कम रेट में फला कंपनी से सामान दिला दूंगा। तो इसने कहा अगर ऐसा है तो भाई दिलवा दो। बोले देखो भाई, जो बात है वो एकदम खुली है। क्या? अगर आपने 10 ट्रक या 10 टन माल को आयातित किया कंपनी से, तो मेरे भाई 1% मुझे भी दे देना, जितने का होगा, तभी मैं आपका जुगाड़ मिला सकता हूं कंपनी के साथ। और उधर कंपनी के पास जाकर के ये बोलता है, अगर आप कहिए तो एक मोटा दुकानदार है मेरी तरह का, तगड़ा, है ना, थोक विक्रेता, कहिए तो उसको लाता हूं। लेकिन भाई ध्यान रखिएगा मेरा, कहे अगर वो इतना सामान लेता है, मान लो 10 टन की बात किया, तो आधा % मुझे दे देना, 0.5%। बोला डन है यार, कोई दिक्कत नहीं, बुलाओ। अब देखो, इधर से थोक विक्रेता से 1% ले लिया, इधर 0.5% कंपनी से ले लिया, 1.5% इसको मिल गया। किसको? बिचौलियों को 1.5% मिल गया। लगाया कितना इसने? कुछ नहीं लगाया। समझे? तो याद रखना, थोक व्यापार का गठन किसके द्वारा किया गया? वो किया गया बिचौलिए या सौदागर या पूर्तिकारों के द्वारा। बुझाइल, है ना? चलो, और फिर देखो, यहां से थोक विक्रेता, थोक से फुटकर विक्रेता, फुटकर से उपभोक्ता, इस तरह से ये चेन चलती है। आगे देखो, संचार किसे कहते हैं? हाय हेलो स्वीटी, कैसी हो? समझे ना? ये क्या है? संचार है। पहले क्या होता था? लव लेटर होता था, है ना? लव लेटर होता था। पता चले पिताजी के हाथ लग गया, मम्मी के हाथ लग गया, वो कुटाई होती थी, वो धुलाई होती थी। हे प्रभु,
दीनानाथ। उसी दिन से आदमी भूल जाता था लव मीन्स क्या होता है, कहता है दुश्मनी। क्या बोलता था? दुश्मनी, नॉट प्यार ना, ये बोलने लगता था आदमी। प्यार भूल जाता था, लव का मतलब क्या होता है, समझे। आजकल क्या है, पिताजी मम्मी बगल में लेटे हैं, बढ़िया एंड्रॉयड मोबाइल दिला रखे हैं, है ना, नहीं फोन में बात हो सकती है तो आराम से कहेंगे इंस्टा में हो ना, इंस्टा में हेलो, हाँ कैसे हो, ठीक है, खाना खा लिए मेरे को, हाँ खा लिए, अच्छा। तो ये आज चलता है। पहले क्या होता था, पहले लेटर से जाता था, कबूतर जा 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 ना। आजकल क्या होता है, संचार सेवाओं में शब्दों और संदर्भों, ये संदर्भों लिखा है, ठीक है जी, संदर्भों नहीं लिखा, संदर्भों लिखा है, ये संदर्भों याद रखना। संदर्भों तथ्यों और विचारों का प्रेषण सम्मिलित है। और पता है जो इंटरव्यू होता है ना मेरे बच्चे, इंटरव्यू जो होता है, क्या इंटरव्यू, है ना, इंटरव्यू नाम सुना है कि नहीं सुना, सुने होंगे। इंटरव्यू में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि आपका जो बोलने का तरीका होता है ना, बोलने का तरीका, वहां पर नॉलेज से मतलब नहीं होता कि आपको कितना जानकारी है, क्योंकि जो जानकारी जानना है सामने वाले ने प्रीलिम्स और मेंस में जान लिया है, समझ गए ना। जो भी जानकारी लेना है सामने वालों की, आप कितने विद्वान है, उसने प्रीलिम्स और मेंस में आपको चेक कर लिया है। अब उसे चेक करना है कि आपका संप्रेषण, मतलब अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत करने का आपके पास तरीका है या नहीं है, जो व्यवहारिक है ना। तो ये यहां पर देखो, तो ये संप्रेषण का एक तरीका होता है संचार, है ना। देखिए कई बार क्या होता है, जैसे बराक ओबामा का नाम सुना है, बहुत कलुआ रहे, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, दो तरह के व्यक्तित्व होते हैं, एक तो बाहर दिखने वाला और एक अंदर वाला, है ना। बाहर में आदमी दिखने में खूबसूरत बेशक ना हो, लेकिन अगर अंदर से बेहतर है ना, तो बिल्कुल ये कर लेना चाहिए उसके साथ, समझ गए। लेकिन पता चलता है लोग कहां देखते हैं, चेहरा कितना खूबसूरत है, हाय हैंडसम, कैसे हो, है ना, स्वीटी बढ़िया है, ठीक ठाक है, ये सब क्या चलता है, ये धोखेबाजी वाली कहानी है। तो याद रखना, साइकोलॉजी भी जानता हूं, समझे ना। हाँ, तो इस आधार पे चलना चाहिए। भाई मैं कहा नेल्सन मंडेला का नाम सुना है ना, बिल्कुल सुने होंगे। कहा जाता है कि दक्षिण अफ्रीका के अंदर महात्मा गांधी की तरह उनको माना जाता है, तो जरूर उनमें क्वालिटी रही। तो मेरा कहने का एक ही सिद्धांत है कि केवल आप बाह्य व्यक्तित्व को देख करके किसी का परीक्षण नहीं कर सकते, आंतरिक व्यक्तित्व भी आपको देखना चाहिए। संचार सेवाओं में क्या है, संचार सेवा यही है कि एक दूसरे के बीच कम्युनिकेशन के लिए जिन संसाधनों का उपयोग किया जाता है मेरे दोस्त, उन्हें हम संचार सेवा कहते हैं, बुझाइल। अच्छा आगे चलते हैं फिर। संचार के पुरातन साधन क्या है, ये देखो आ गया ना, तार प्रेषण, मोर्स फूट, मुझे पता भी नहीं है, टेलेक्स, मैं इतना जानता हूं लेटर चलता था, पत्र व्यवहार, क्या बोलते थे उसको, पत्र व्यवहार, समझ गए। चलो आगे देखो, संचार के नवीन साधन कौन से हैं भाई। हाँ, पहले नंबर पे है जो हम बात कर रहे थे, हाय हेलो स्वीटी वाला, मोबाइल सबसे बढ़िया, फिर दूरभाष केंद्र, टिन टिन हेलो, है ना, वो जो होता था, और ये क्या लिखा है, फैक्स, इंटरनेट, ये तो खतरनाक हो गया अब तो, और ये सैटेलाइट, ज्यादा बड़े आदमी हो तो सैटेलाइट का प्रयोग कर लो, ज्यादा रुपया पैसा हो गया तो, है ना, नहीं तो फिर यहीं तक रहो, मोबाइल और इंटरनेट तक, ठीक है जी। चलिए बाकी सब समझदार हैं, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप लोग खुद ही इतने पढ़े लिखे हैं, ठीक है। रेडियो और दूरदर्शन को जन संचार माध्यम क्यों कहा जाता है। अब बताओ, देश दुनिया में क्या घटना घट रही है, देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपको यूं मोबाइल उठाए, यूं बटन दबाए, सब क्लियर, तुरंत क्लियर। वही ना, जैसे कहा गया आज कौन 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 कौन, एलन मस्क, नाम सुना ना, एलन मस्क, उसने कहा, क्या कहा, कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, समझे,
हाँ, सॉफ्टवेयर कंपनी का एक तरह से कह सकते हैं विश्व का सबसे बड़ा आदमी है ये, समझ गए। अब इसने अगर कहा इस बात को कि ईवीएम मशीन को हैक किया जा सकता है, और ईवीएम ही नहीं कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर इस तरह की मशीन है तो उसको हैक किया जा सकता है। अब इसमें पूरे वर्ल्ड में कंट्रोवर्सी चल रही है, अरे हमारे यहाँ की ईवीएम दूसरे प्रकार के है, उस दूसरे प्रकार के ईवीएम की बात कर रहा है। मेरे दोस्त, जर्मनी ने ईवीएम को निजात किया, उसने ही बंद कर दिया, अपने यहाँ बैलेट पेपर करवा रहा है। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है दया। अब देखते हैं, खोज करते हैं कि क्या गड़बड़ी है ना। तो ध्यान रखिए। और ये पता आपको कैसे चल गया? अरे यही तो है रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, चित्र या दूरभाष बात। अब इतना तो बड़े आदमी नहीं है कि दूरभाष के माध्यम से जानकारी लिए होंगे, लेकिन यहां से तो हो सकता है। संपूर्ण विश्व में फैले हुए श्रोताओं को प्रसारित करते हैं, इस कारण इन्हें जनसंचार माध्यम कहते हैं। अब जन जन के पास ये सूचना पहुंच गई कि ईवीएम है, हो सकता है। मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है पता है? एलन मस्क कह रहे हैं, समझे? हाँ, आगे देखो। बाह्य स्रोतन से आप क्या समझते हैं? लड़के बड़ा परेशान रहते हैं। बाह्य स्रोतन क्या है? अरे भैया स्किल है ना। देखो मैं आपको बताता हूं, एक नमूना दिखाता हूं छोटा सा। विवेक प्लीज कम हियर। विवेक इधर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए आइए आइए, इधर आइए। देखिए, जैसे ये अभी छोटा सा लड़का है, बहुत ज्यादा उम्र का नहीं है, अभी ये ऑपरेटिंग सीख रहा है। ऑपरेटिंग समझ रहे हो ना आप लोग, कि जैसे कंप्यूटर को कैसे चलाना है, कंप्यूटर को कैसे चलाना है ये सीख रहा है, कैसे लाइव सेशन करना है ये सब कुछ सीख रहा है। धीरे धीरे इसने कोई इस तरह की पढ़ाई नहीं किया इसके लिए कि पढ़ाई किया हो, नहीं, सीख रहा है। और जैसे थोड़े दिन और काम किया, अभ्यास करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, तो अब यहां पर क्या होगा, धीरे धीरे इसके अंदर, लड़के के अंदर क्या आ जाएगी? स्किल आ जाएगी। इसी स्किल को हम बोलते हैं बाह्य स्रोतन। बुझाइल? बाहर से आया हुआ ये स्रोत है, इसी को हम बाह्य स्रोतन कहते हैं। जब ये लड़का सीख जाएगा अच्छा खासा, तो कहा जाएगा कि यार इसको ऑपरेटिंग में महारत हासिल है। बुझा गया ना? चलिए, बहुत बढ़िया विवेक, ठीक है। तो ये दक्षता को सुधारने एवं उत्पादों की कीमतों को घटाने के लिए किसी बाह्य एजेंसी को ठेका देना या बाह्य स्रोतन, ये ठेका होगा तो हटाइए। आप इतना याद रखिए, बाह्य स्रोतन क्या होता है? मतलब बाहर से आपके अंदर कौशल को डेवलप करना, कौशल डेवलप करना, जिसके लिए आपने कोई पढ़ाई नहीं किया, आपने केवल उस कार्य को कॉन्टिन्यूअसली किया और आपके अंदर एक स्किल डेवलप हो गई, उसमें महारत हासिल हो गई, वही आपका क्या होता है? बाह्य स्रोतन होता है। भाई लिखा है ना, दक्षता, इफिशियंसी, ये आपके अंदर बहुत ज्यादा आ जाएगी। ओके, चलिए आगे। पर्यटन को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक बताइए सर। देखिए बाबू, दो कारक हो सकते हैं। नंबर एक मांग, दूसरा है परिवहन। भैया देखो, जैसे यूएसए हम गए, कहां गए? यूएसए गए, और यूएसए में हमें कोलोराडो नदी में को घूमना है, कोलोराडो, है ना, रिवर को घूमने जाना है हमको। अच्छा, क्यों जाना है भाई? क्योंकि इसमें विश्व का सबसे बड़ा महाखंड, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन है, बड़ा कैनियन, ठीक है, उसको देखने जाना है। अब अगर उसको हमें देखने जाना है मेरे बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? पहले इंडिया से हम फ्लाइट लेंगे, यूएसए पहुंचेंगे। यूएसए में फिर वहां पर लोकल जो साधन होंगे उनके माध्यम से एक गाइड का सहारा लेते हुए जाए करके वहां पर घूमेंगे। पर्यटन का यही अर्थ होता है। पर्यटन एक उद्योग है, दिमाग में बैठा लेना। और लेकिन यह जरूरत समझने योग्य है, क्या उसकी डिमांड है वहां पर? क्या ये इसको देखने के लोगों की डिमांड है? ये बहुत जरूरी है। और वहां पर परिवहन की क्या व्यवस्था है आने जाने की? अगर इसी में मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं आपके लिए, तो आप बताइएगा, जैसे वैष्णो माता लोग जाते हैं घूमने, वैष्णो माता जाते हैं ना, दर्शन करने जाते हैं वैष्णो माता। अब वैष्णो माता हर कोई तो नहीं जा सकता ना,
हर कोई नहीं जाता। या तो एकदम दीन दुखी जो होगा वो जाता है, जो उसकी मांग है, डिमांड है कि भाई अगर माता रानी के दरबार पे पहुंच जाऊंगा तो मेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे, ऐसा लोगों ने बताया है, तो सामने वाला वहां पर पहुंच जाएगा, कैसे भी करके पहुंच जाएगा। दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बीपी हाई हो जाता है ना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, अब ऊंचाई पे जाना है तो समस्या तो आ ही जाएगी, तो अब वो नहीं जाते हैं। तीसरी बात, यहां जाने के लिए आपको पैदल ज्यादा चलना पड़ता है। अब तो व्यवस्था कर दिया गया है, वैसे हेलीकॉप्टर का व्यवस्था कर दिया गया, लिफ्ट का व्यवस्था कर दिया गया, विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं वहां पर कर दी गई हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पैदल या खच्चर से लोग जाया करते थे। अब देखिए, क्या वहां पर परिवहन के संसाधन परिपूर्ण रूप से है? तो नहीं है। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहूं कि ताजमहल जाना है घूमने, कहां जाना है जी? ताजमहल जाना है, तो इसके लिए सभी रेडी हो जाएंगे, है कि नहीं? पटना से ट्रेन पकड़ो और सीधे पहुंच जाओ आगरा, यूपी के आगरा में, और आगरा पहुंचोगे, वहां से टैक्सी वाले को पैसा दिए थोड़ा सा, 10 20 50 जो भी लेता होगा, और उसके बाद पहुंच गए आप ताजमहल, वहां एक गाइड को पकड़ा, आराम से पूरा ताजमहल घूम लिया। इजी है ये डिमांड और परिवहन है। बुझाइल? आगे देखते हैं। चिकित्सा पर्यटन मोस्ट इंपॉर्टेंट, देख लेना, ये छप जाएगा आपके एग्जाम में, अगर ना आए तो बता देना मुझको, आएगा जरूर ये। नाम क्या है? चिकित्सा पर्यटन। शौक से कोई जाता है हॉस्पिटल? बोलो, कोई शौक से हॉस्पिटल जाता है? तो आपका जवाब अगर 900, नहीं जाता। क्यों जाएगा भाई शौक से? कुछ प्रॉब्लम होगी तब जाएगा। लेकिन आप पता चला कि एक शहर से दूसरे शहर गए, है ना, हो सकता है यहां पर सांस्कृतिक रूप से डिफरेंस हो सकता है यहां का जलवायु डिफरेंस हो सकता है यहां पर और सारे अंतर वहां पर देखने को मिले। लेकिन अगर आपने इंडिया से आप कहां गए? लंदन गए। कहां गए भाई? लंदन गए। किस लिए? इलाज के लिए। अब जब लंदन जाएंगे तो फायदा किसका होगा? लंदन वालों का होगा जी। क्यों? सबसे पहले आप यहां पर होटल लेंगे, नंबर 1 होटल वाले कमाई। नंबर 2, आप अपनी कार लेके जाएंगे नहीं, वहां पर कोई कार लेंगे जितने दिन रहेंगे, नंबर 2 कमाई। नंबर 3, एक आदमी को लेंगे जो लंदन का होगा गाइड के रूप में, इसकी कमाई। इसी को तो मेरे बच्चे पर्यटन उद्योग कहा जाता है। और यहां पर अगर आप इलाज के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसको हम कहते हैं चिकित्सा पर्यटन। बुझाया? जब चिकित्सा का या उपचार को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन गतिविधि से संबंध कर दिया जाता है, वही तो अंतरराष्ट्रीय तो कर दिया, इंडिया से लंदन पहुंचा दिया आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। आप सोरिंग या अपतटन किसे कहते हैं? जब बाह्य स्रोतन में कार्य समुद्र पार, मतलब दूसरे देशों के साथ हो, उसी को क्या कहते हैं? आप सोर्सिंग कहते हैं। इसे अपतट कहते हैं, अपतट कहते हैं, अपतरण नहीं कहते हैं, अपतट कहते हैं, ठीक है ना जी। आगे हो गया ये, आगे बढ़ते हैं। तृतीय क्रियाकलाप को मुख्य रूप से कितने वर्गों में रखा जा सकता है? तृतीय क्रियाकलाप को मुख्य रूप से कितने वर्ग में रख सकते हैं आप इसको? तो देखो भाई, व्यापार एवं वाणिज्य नंबर 1, परिवहन नंबर 2, संचार नंबर 3। इसके अलावा कोई और है क्या आपके पास? हो तो बताइएगा मुझे, मैं भी जानना चाहूंगा। नहीं होता ही नहीं तो होगा कहां से, है ना। वाणिज्य और व्यापार में देखो, थोक विक्रेता, फुटकर विक्रेता, 2 हो गए। परिवहन में देखिए, रेल हो गया, सड़क हो गया, जल हो गया, वायु परिवहन, ये 4 प्रकार के होते हैं। संचार में आप देखते हैं मोबाइल, दूरभाष, उपग्रह और दूरसंचार जितने भी हैं ये सारे हो जाते हैं। इसमें आपको ज्यादा बताना नहीं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान देना। पर्यटकों को घरों में रुकने की व्यवस्था को गोवा में क्या कहा जाता है और कर्नाटक में क्या कहा जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में बैठाना इसको। गोवा में इसको बोलते हैं हेरिटेज होम। गोवा में क्या बोलते हैं भाई? गोवा में मेरे प्यारे बाबू, गोवा के अंदर इसको बोला जाता है हेरिटेज होम। क्या बोलेंगे? हेरिटेज होम। और इसी को कर्नाटक के अंदर क्या बोलेंगे? कर्नाटक के अंदर बोला जाता है मेडिकेयर और कुग। ध्यान रखना, गोवा में से हेरिटेज होम
और कर्नाटक में मेडिकेयर और कुंभ के नाम से जाना जाता है। जब वहां पर कोई भी पर्यटक जाकर के रूम लेकर के रहता है तो उसको इस नाम से जानते हैं, हेरिटेज होम और मेडिकेयर और कुंभ। ठीक है, आगे देखो चतुर्थक क्रियाकलाप का संक्षेप में, चतुर्थक क्रियाकलाप का संक्षेप में विवरण व महत्व बताइए। देखिएगा चतुर्थक क्रियाकलाप क्या होता है, जो ज्यादा पढ़े लिखे शिक्षित लोग होते हैं उनके लिए होता है। ज्यादा जो इनोवेटिव होते हैं, इनोवेशन करते हैं, नई नई खोज करते हैं या उच्च स्तर का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसे चतुर्थक श्रेणी में रखते हैं। जैसा कि एक बार मैंने आपको उदाहरण में भी बताया था कि अध्यापक एक प्राइमरी का भी अध्यापक होता है और एक प्रोफेसर भी अध्यापक होता है, लेकिन कतई आप ये नहीं कह सकते कि प्राइमरी का अध्यापक इक्वल प्रोफेसर। कह सकते हैं क्या भाई, दोनों का कार्य तो अध्यापन ही है, पढ़ाते दोनों हैं, लेकिन मेरे बाबू प्राथमिक विद्यालय के टीचर और प्रोफेसर में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि ये एक रिसर्चर है और ये एक जर्नल सा टीचर है। समझ गए? जो ये वाला है ये तृतीयक में आएगा और ये वाला किस में आएगा, चतुर्थ में आएगा। समझ गए? तो यहां पर क्या दिया, ज्ञानोन्मुखी सेवा सेक्टर से संबंधित क्रियाकलाप में चतुर्थ क्रियाकलाप संबंधित है। चतुर्थ क्रियाकलाप में सूचना का संग्रहण, उत्पाद तथा प्रकीर्णन होता है। यह कार्य उच्च स्तरीय विकास, शोध, विशिष्ट ज्ञान, ये देखो क्या दिया यहां भाई, चलो इसको कर लीजिएगा अंडरलाइन, ठीक है ना मेरे साथ। देखो यहां पर क्या दिया है, यहां तक की बात को रख लेना अपने पास। उच्च स्तरीय विकास, शोध, विशिष्टीकृत, विशेष ज्ञान और टेक्नोलॉजी में वो दक्ष होगा, प्रशासनिक क्षमता में दक्ष होगा, है ना। और यहां दिया है संबंधित होते हैं विश्व के विकसित अर्थव्यवस्थाओं में 50% से अधिक कर्मी जो लगे हैं वो किसमें, चतुर्थ क्रियाकलाप में कार्यरत। कौन करना चाहता है छोटी नौकरी भाई, मैं भी तो चाहता हूं मैं पीसीएस और आईएएस बन जाऊं जल्दी से, है ना, लेकिन कहां भी संभव है, अभी कुछ ना कुछ खामी है, उस पर सुधार करना है मेरे प्यारे बच्चों। और उसी सुधार के लिए मैं बता रहा हूं आपको कि और पढ़ना पड़ेगा, उच्च लेवल को प्राप्त करना है। तो निश्चित रूप से जो ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो भी आपके किस में आते हैं। अब आप कह दो कि भाई ध्यान देना, ईएसपी और कांस्टेबल में कोई अंतर नहीं है, सिपाही में भाई वर्दी वो भी पहनता है और वर्दी वो भी पहनता है। तो मेरे बच्चे तब तो तुम लोग सत्यानाश कर दिए। मतलब जो ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है ये और जो कांस्टेबल है इसमें कोई अंतर नहीं, दोनों वर्दी पहनते हैं, तो हो गया कल्याण, है ना। लेकिन नहीं, ये विशेष योग्यता रखता है एसपी, लेकिन ये विशेष योग्यता नहीं रखता है, इसीलिए ये चतुर्थ होगा, ये तृतीयक होगा। ठीक है, आगे म्यूचुअल फंड प्रबंधक, परामर्शदाता, ये तो सब ठीक है, इसको आप लोग देख लेना अपना, है ना, इसमें कुछ खास नहीं है। पंचम क्रियाकलाप, बहुत सारे बच्चों का ये एक प्रॉब्लम है, एक क्वेश्चन इसको और करवाता हूं आप लोगों को, है ना, अच्छे से देख लेना इसको, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इसको ध्यान देखना। पंचम क्रियाकलाप, अब इसमें देखिए, और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें और अलग प्रकार की क्रियाएं होंगी, चतुर्थ से भी बड़ी। जैसे हम कोई रणनीति बनाते हैं, जैसे हमने कहा हमें अब तो चंद्रमा में हो आए, हम चंद्रमा में चले गए, अब हमें आदित्य फर्स्ट सूर्य में जाने की तैयारी करनी है। उस पर बहुत विचार विमर्श होता है, बड़े बड़े प्रोफेसरों से बातचीत होती है, नेता नगरी से बातचीत होती है, क्योंकि रुपया तो वहीं से आना है ना पैसा तो वहीं से आएगा ना। आगे देखो, तो हुआ क्या कि वे सेवाएं सम्मिलित है जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना करें, उनके पुनर्गठन व व्यवस्था पर काम करें, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नवीन तकनीक का मूल्यांकन करें, है ना, से संबंधित होती है। प्रायः इन सेवाओं से संबंधित व्यवसायों में संलग्न लोगों को स्वर्ण कॉलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाता है, ये पूछा जाता है ना, ये कॉलर पूछा जाता है। स्वर्ण कॉलर, जो हाई प्रोफाइल होते हैं इस तरह के, उन्हें स्वर्ण कॉलर कहा जाता है, कॉलर,
कॉलर नहीं कॉलर, तथा ये व्यवसायिक कार्यकर्ताओं, सरकारी अधिकारियों, शोध वैज्ञानिक, वित्त व विधि परामर्शदाताओं, विशेष तथा उच्च वेतन वाले कुशल व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। और उच्च वेतन का मतलब ये नहीं कि अगर आपको 80,000 मिल रहा है तो कह दो कि उच्च वेतन है। उच्च वेतन का मतलब कि कम से कम उसका पैकेज 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ का हो, तब उसे उच्च वेतन की बात कह रहे हैं। अब पता चला कि आपको 80,000 मिल रहा है, कह दो उच्च वेतन है ना? ऐसा नहीं है। ठीक है जी, चलिए आगे देखिए। इनका महत्व, इनकी संख्या कहीं अधिक होती है। ओके, हाँ, इंपॉर्टेंसी तो होती है। तृतीय क्रियाकलाप के बारे में बात कर लें थोड़ा सा। तृतीय क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? अब इसको देखो, तृतीय क्रियाकलाप में, तृतीय क्रियाकलापों में उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। ठीक है जी, उत्पादन और विनिमय दोनों सम्मिलित होते हैं। थोड़ा सा पी लें पानी। आगे देखिए, सम्मिलित होते हैं। उत्पादन में सेवाओं की उपलब्धता शामिल होती है जिनका उपभोग किया जाता है। ठीक है जी। उत्पादन को परोक्ष रूप से पारिश्रमिक और वेतन के रूप में मापा जाता है। बात को समझना। वे अंतर्गत व्यापार, परिवहन और संचार सुविधाएं सम्मिलित होती हैं जिनका उपयोग दूरी को निष्प्रभाव करने के लिए किया जाता है। इसीलिए जो तृतीय क्रियाकलाप में मूर्त वस्तुओं के उत्पादन के बजाय सेवाओं का व्यवसायीकरण उत्पादन सम्मिलित होता है। तो ये रहा तृतीय क्रियाकलाप। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उतने मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। वैसे तो बहुत ज्यादा है पूरा, लेकिन पूरा यहां पर भंडार लाने का कोई मतलब नहीं। लाइए उतना जितना आपके काम का हो। ओके, तो आपको समझ में आ गई होंगी चीजें। आपको अगर ये क्लास बेहतर लगी है, आपके लिए अगर कुछ कर रहा है विद्याकुल परिवार, तो आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं बिल्कुल डेफिनेटली करिएगा। ओके, और जो अगर मेरे नए मित्र जुड़े हैं, वो देख रहे हैं, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कि आप तक कोई भी इंफॉर्मेशन हो तत्काल प्रभाव से पहुंच सके। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में धुआंधार क्लास के साथ। कोई नई क्लास लेकर के आएंगे, आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।